तुम्हारे मन में अक्सर यही रहता है कि हिंदी सरल है और इंग्लिश हार्ड है। तुम सभी बच्चे इंग्लिश से बहुत डरते हो, जबकि इंग्लिश सरल है और हिंदी पढ़ने में हार्ड है। हिंदी के वर्तनी शुद्धि और मात्राएं जो तुम लगाते हो और जो शब्द लिखते हो, वाक्य लिखते हो, वो बहुत गलतियां करते हो। लेकिन इंग्लिश में वाक्य में और वर्ड में कहीं कोई गलती नहीं होती। लेकिन डरते हो तुम, वाक्य बनाना नहीं आता तुम्हें, और कोई खास बात नहीं है। हिंदी इतनी कोई मतलब हिंदी इतनी हार्ड है और इंग्लिश इतनी सरल है, और तुम्हारे लिए इसका उल्टा है। इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले वोकैबुलरी यानी मीनिंग तुम प्रतिदिन समय निकाल लेते हो। जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट लेने के लिए डरते हो, लिटरेचर इंग्लिश से तुम कर सकते हो। इंग्लिश हर जगह इंग्लिश चलती है, मीनिंग इंग्लिश, सेंटेंस इंग्लिश, वाक्य भी कुछ इंग्लिश में, बोलने वाले कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, और तुम इंग्लिश से डरते हो, जबकि इंग्लिश बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। लिटरेचर इंग्लिश में करनी चाहिए तुम्हें। वोकैबुलरी यानी प्रतिदिन ये नियम बना लो कि हमें आज 5 मीनिंग याद करने हैं। और इंग्लिश सीखने का सबसे बढ़िया तरीका मैं तुम्हें बताता हूं कि टेंस, जिन्हें हम टेंस कहते हैं, काल। इंग्लिश के अंदर काल को 3 भागों में बांटा गया है, और उन तीनों ही भागों के काल को 4-4 पार्ट में बांटा गया है। और ये काल तुम सीख लेते हो तो तुम इंग्लिश में वाक्य बना सकते हो, बोल सकते हो। अब रही समस्या तुम्हारी ये कि इंग्लिश के मीनिंग याद नहीं है। तुम्हारे मीनिंग याद है और टेंस याद है तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। तुम्हें तो बहुत सरल लगेगी, तुम चाहोगे कि इंग्लिश में बात करें, में सामने वाला इंग्लिश में बात करने वाला मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें बात करने वाला मिलेगा नहीं, और तुम इंग्लिश में बोलोगे तो वो तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगा। यही सोचते हो? नहीं, डिस्कशन करो, ग्रुप बनाओ, अपने सर से पूछो, नहीं समझाता वो चीज़ पूछो, लेकिन बाकी चीज़ें बाद की बातें हैं। ये 2 चीज़ें तुम्हें आ जाएगी तो उसके बाद में बाकी सब वर्ब वगैरह सब आने लग जाएगी। वर्ब आ जाएंगे, प्रीपोजिशन आने लग जाएगी, एंड दी आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ लगता है, वो सब ऑटोमेटिक ही पीछे दौड़े आएंगे। मेन चीज टेंस और वोकैबुलरी दोनों यानी मीनिंग। टेंस में क्या होता है? टेंस कितने? 3 ही टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट जो बीत चुका और फ्यूचर जो आने वाला है, ये 3 ही तो टेंस है। और इन तीनों के हमने पार्ट बना दिए अलग अलग, 4-4 पार्ट, तीनों के अलग अलग 4-4 पार्ट बना करके इनको 12 बना दिए। लेकिन होती कितनी है? 3 ही है। एक तो प्रेजेंट जो चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, और एक जो पीछे बिता के आ चुके, पास्ट टेंस, बीता हुआ काल, और एक आगे आने वाला काल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। बस ये 3 ही काल है। इन तीनों कालों को तुम समझ लोगे तो इंग्लिश वर्ड बनाने में, सेंटेंस बनाने में, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हें इंटरेस्ट आने लग जाएगा और तुम खुद चाहोगे कि हम इंग्लिश ही पढ़ें, किताब लिख दोगे इंग्लिश में। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, इसको मैं तुम्हें एक बार हिंदी में, जैसे मैं ये काम करता हूं, कोई भी काम, सीता खाना बनाती है, ये प्रेजेंट टेंस। और इसी के 4 पार्ट इसलिए दे दिए गए हैं। सीता खाना बनाती है, सीता खाना 2 घंटे से बनाती है, क्या सीता खाना बनाती है, सीता खाना नहीं बनाती है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ये 4 वाक्य इसी प्रकार से, इसी के टेंस, इसी में आ गए। सीता खाना बनाती है, सीता खाना नहीं बनाती है, क्या सीता खाना बनाती है, ये सारे वाक्य इसी के। सीता खाना कब से बनाती है, कितने समय से बनाती है, 2 घंटे से बना सकती है। ये क्या है? बनाती है। ये
छोटी सी समझने की बात है, जो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है उसके अंत में क्या आता है वो चीज याद कर लो। ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, जो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। अब रही बात इंग्लिश की, तो इसमें समझने की थोड़ी सी बात है। सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, और वर्ब कौन सी होती है। वर्ब जो क्रिया जिससे किसी काम को किया जाना माना जाता है। सब्जेक्ट कर्ता को, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या किया था। अब जैसे सीता खाना बनाती है, सीता उसमें सब्जेक्ट आ गया। अब इस वाक्य को कितना ही लंबा कर लो, जोड़ दो उसमें, कब से बनाती है, कितने घंटे से बनाती है, किसके साथ बनाती है, ये सारी जो वाक्य जुड़ जाता है पूरा सेंटेंस, कितना भी लंबा कर लो। लेकिन इनमें देखने वाली तीन चीजें तुम्हें ध्यान देनी है। एक बार एक भी दे लो, बाकी आगे की बात है। सीता सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खाना, और बनाना ये वर्ब है, क्रिया है। तो बनाने की इंग्लिश, खाने की इंग्लिश, खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मील या भोजन, फूड जो भी है, मील कहते हैं उसको। और सीता सीता ही जाएगा नाम है ये। अब यहां देखना है, तीनों ही टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में नाउन क्या है, यानी सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, एक वचन या बहुवचन। इंग्लिश में दो ही होते हैं, हिंदी की तरह से, एक वचन या बहुवचन। संस्कृत जहां विषय को याद आता है उसमें द्विवचन हो जुड़ जाता है, वो संस्कृत का सब्जेक्ट में तुम्हें बाद में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ये आपस में जुड़े हुए हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर एक वचन, जैसे सीता अकेली है, और यहां आ जाए सीता और गीता दोनों खाना बनाती है, 2 घंटे से खाना बनाती है, तो सीता और गीता यहाँ क्या गया, प्लूरल नाउन हो गया, यानी बहुवचन, एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक, वो क्या हो गया, बहुवचन, प्लूरल नाउन। वहां हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ क्या लगता है। अगर सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, तो एस या ईएस। और अगर सिंगुलर नाउन नहीं है, बहुवचन है, दोनों है सीता और गीता, तो वहां जैसे सीता खेलती है, फुटबॉल के साथ खेलती है, फुटबॉल के साथ 3 बच्चों के साथ खेलती है, या वाक्य उतना ही लंबा कर लो, अर्थ उतना ही होगा। जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें, सीता खेलती है, सीता या सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, फुटबॉल या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी बीच में कोई अन्य वाक्य आएगा वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो ये दो चीजें ध्यान कर लो, तो वाक्य अपने आप बन जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। बाकी सारे पीछे जोड़ने हैं, रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह से। जैसे डिब्बा आगे है वो मेन इंजन का, और उसको चलाने वाला कौन है, वर्किंग है, वर्ब चलाने वाला ड्राइवर, और जो मेन डिब्बा है वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ सीता है, खेलती है, तो यहाँ आ जाएगा एक वचन के साथ एस या ईएस, सीता प्ले। और सीता और गीता खेलती है, सीता एंड गीता प्ले, आर प्ले। अब यहाँ आर प्ले आ जाएगा, वहां इज प्लेज। ये क्या, हेल्पिंग वर्ब है। इसी के साथ नोट और प्रश्नवाचक चिन्ह का, ये इसी में आ जाएंगे सारे। मैं एक बार तुम्हें ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तुम्हारे एक एक चीज बताऊंगा तो तुम्हारे सारी समझ में आ जाएगी। तो अब दूसरा टेंस आता है। अब जैसे ये इसके अंदर इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब, एस या ईएस का प्रयोग, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। जैसे प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य है वो सारे के सारे तुम्हारे याद है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब समझ जाओगे, इसमें बता दूंगा क्या है। जिन बच्चों के नहीं समझ में आ रही है, वर्ब भी समझ में नहीं आती, सब्जेक्ट क्या आता है वो भी समझ में नहीं आता, वाक्य कैसे लिखें वो भी समझ नहीं। मेन 2 ही चीजें चलेगी, एक वोकेबलरी और एक टेंस के रूल्स। अब आता है जैसे पास्ट बीता हुआ टेंस, उसमें हेल्पिंग बोला जाती है, वाज और वर्ब 2 ही होती है। था, बीत चुका था जो पीछे, सीता खाना बनाती थी, यानी
पिछले समय में कभी कभी बनाती थी, वो जो बीत चुका, चाहे अभी बीता हो, चाहे कल का हो, चाहे कल से पीछे का हो। यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आगे आने वाला कल, भविष्य काल। तो उसमें सीता खाना बनाती थी, वहां हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर्ब, और बाकी बनाती थी वो उसमें वर्ब की क्रिया के साथ क्या लगना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वही आता है, ऑब्जेक्ट वही लगते हैं। अब आ गया आगे फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस, इसमें विल और सेल, आजकल सेल की जगह भी विल का ही प्रयोग होता है, बाकी वही चीजें। फ्यूचर टेंस बताया मैंने तुम्हें। अभी जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के ही थोड़े से ही वर्ब और उसमें फर्क है, आईएनजी लग जाएगी। जैसे कोई कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, तीनों के अंदर आता है कंटिन्यूस, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट में सीता खाना बना रही है, वर्ब की जो फर्म होती है उसके साथ आईएनजी लग जाता है, समझ गए? यानी हेल्पिंग वर्ब है वो इजार में आ जाएगी। बना रही थी वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगता ही है, लेकिन वहां वाज और वर आ जाएगा। वाज और वर में वर प्लूरल नाउन में यानी बहुवचन में, और वाज सिंगुलर नाउन में आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इंग्लिश तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। इंग्लिश तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगी, बिल्कुल इजी। और आगे फ्यूचर काल में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके विल और सेल, आजकल सेल लगता ही नहीं है क्योंकि मॉडर्न में एक जगह दोनों में, चाहे वो प्लूरल है या सिंगुलर है, विल ही लगा देते हैं। आई विल गोइंग टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जा रहा हूँ, या कोई भी वाक्य ले लो, उसमें आगे भविष्य के लिए जो कुछ कह रहे हो उसमें विल आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है तीनों कालों में, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। वो मैं तुम्हें ये कुछ थोड़े से वर्ड मान लो, मिनी ही मान लो, उनके अर्थ लिखा दूंगा तो वो तुम याद कर लेना। उसके बाद तुम आराम से इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हो और ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो ये तीनों काल, इन्हीं तीनों कालों को चार चार भागों में बांट करके 12 बना दी गई। ये तुम्हें याद हो गए तो इंग्लिश से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इंग्लिश तुम से खुद से डरेगी, नहीं कि तुम इंग्लिश से डरोगे। हिंदी लिखना ही भूल जाओगे। इतना सरल लिखने में लाइन के ऊपर 26 अक्षर होते हैं, जबकि हिंदी के अक्षरों को 44 से भी ज्यादा बन जाते हैं अगर उनको मात्राएं या और भी जोड़े तो। और उनको याद रखना कहाँ कौन सा शब्द दे रहे हो, आ की जो ये उच्चारण होते हैं वो भी सही नहीं लिख पाते हो। मात्राएं भी छोटी सी बड़ी, कहीं कुछ लिखी जाती है, कहीं कुछ लिखा जाता है, और इसीलिए तुम्हारे नंबर कटते हैं। इंग्लिश में नंबर क्यों नहीं कटते? क्योंकि इंग्लिश में कोई वर्तनी शुद्धि थोड़ी होती है। जो याद है, जो तुम पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और हिंदी की वजह से और भी जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें मीडियम इंग्लिश क्यों लेते हैं तो बच्चे, वो इसी लेते हैं कि इंग्लिश वो सीख जाते हैं। और तुम हिंदी मीडियम में भी 50% से ज्यादा नंबर नहीं ले पाते हो सारे दिन पढ़ने के बावजूद। मैंने पीछे भी तुम्हें एक 10 दिन पहले क्लास में बताया था कि पढ़ने का समय निर्धारित कर लो, एंजॉय भी करो। सारे दिन पढ़ते रहोगे तो मूड भी सही नहीं रहेगा। किताबी कीड़े नहीं बनना है, सोचना है, समझना है, समझ के पढ़ना है, उसको फिर ध्यान करना है। कुछ मीनिंग्स होते हैं वो बार बार पढ़ने से क्या है, थोड़ा उनको याद है। बाकी वो रूल याद होने के बाद, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों के याद हो गए तो बनानी इंग्लिश तो इन्हीं से बनेगी। बस इन्हीं में वोकैबुलरी यानी मीनिंग वो याद होनी चाहिए। वो 5-5, 10-10 डेली याद करोगे तो कितने मीनिंग याद हो जाएंगे। एक एक पार्ट पे ले लो, बॉडी पे ले लो, एनिमल पे ले लो, बर्ड पे ले लो, मकान पे ले लो, और मीनिंग है कहीं ले लो, या डिक्शनरी ले लो। डिक्शनरी से शुरू कर दो, ABCD, यानी जहाँ से ए से लेकर के जेड तक 26 होते हैं। एक दिन में ए से लेकर के 10 तक कर लो, 5 कर लो चाहे डेली, चाहे एक ही कर लो डेली। एक मीनिंग को पक्का याद कर लो, और उस एक मीनिंग के और भी मीनिंग बनते हैं वो सारे याद कर लो। डेली अगर एक मीनिंग याद करते हो 10 मिनट का टाइम है मैक्सिमम,
यानी ज्यादा से ज्यादा। तो तुम कितने मीनिंग याद कर सकते हो? समय ऐसे ही बीत जाता है, कुछ सोच नहीं पाते हो, न याद करते हो, न देखते हो। एक मीनिंग को करोगे तो भी बहुत सी मीनिंग याद हो जाएंगे। और उसके बाद टेंस याद होने के बाद में इंग्लिश में तुम्हें कोई नहीं लिख सकता। राइटिंग बनाने के लिए डेली एक पेज लिख लो, सुलेख टाइप, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। मीडियम लेनी है इंग्लिश तो इंग्लिश टू इंग्लिश, और अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक एक सुलेख का 5 मिनट लगेंगे पूरी सुलेख। डेली का रूटीन बना लो, उसी टाइम में जिस टाइम में सारी दुनिया सो रही होती है और तुम पढ़ रहे होते हो। शांत वातावरण, किसी को पता ही नहीं चलता तुम क्या कर रहे हो। 100% काम करने वाला दिमाग, जो मैंने पीछे भी तुम्हें बताया था, बार बार तुम्हें बताता रहता हूँ, फिर भी तुम भूल जाते हो, याद नहीं रखते। इसलिए इंग्लिश के मीनिंग कल तुम डिक्शनरी में AB से लेकर के 10 तक, प्रत्येक में से एक पहला पहला अक्षर, जो वर्ड, फर्स्ट वर्ड लिख करके उसके अलग कितने और बनते हैं जैसे मीनिंग, वो सारे कल याद करो। जो समझ में नहीं आए कोई भी बात में, वो एक बार नहीं 1,00,000 बार पूछ लिया करो, 1000 बार पूछ लिया करो, हमेशा बताने के लिए मैं तुम्हें तैयार। कोई भी जो भी बच्चा, स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, जहाँ कहीं भी, किसी भी कॉलेज स्कूल में जहाँ भी है, अपने अध्यापक से पूछ सकता है, कोई भी इनकार नहीं करेगा। इसलिए से सीखने का प्रयास